Very good evening, student. Today I am going to discuss the remaining parts of application of enzymes in diagnosis purpose. Right? तो स्टूडेंट जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वहाँ पर हमने टू टाइप्स के एंजाइम्स के ग्रुप के बारे में बताया था, प्लाज्मा फंक्शनल एंजाइम और प्लाज्मा नॉन फंक्शनल एंजाइम। राइट? इसके अलावा हमने बहुत सारे एंजाइम्स के बारे में भी डिस्कस किया था जो डायग्नोसिस ऑफ डिजीज में हेल्प करते हैं, जैसे कि हमने बात की थी अमाइलेज और लाइपेज की। इसके अलावा हमने ट्रांसमिनेज एंजाइम्स के बारे में भी बताया था, एसजीपीटी और एसजीओटी। जो एसजीपीटी एंजाइम्स है वो लीवर डिजीज के लिए स्पेसिफिक मार्कर माना जाता है और जो एसजीओटी है वो हमेशा हार्ट डिजीज के लिए स्पेसिफिक मार्कर माना जाता है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे उसके आगे का टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो इसमें उसके बाद है फॉस्फेटेज ग्रुप, फॉस्फेटेज ग्रुप ऑफ एंजाइम। तो स्टूडेंट इसमें बेसिकली हमारा क्या है कि टू एंजाइम्स को हम पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज अल्कलाइन फॉस्फेटेज और सेकेंड है एसिड फॉस्फेटेज, एसिड फॉस्फेटेज। जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज है इसको हम ALP भी बोलते हैं, इसको शॉर्ट में हम ALP भी बोलते हैं। राइट? और एसिड फॉस्फेटेज को हम ACP भी बोलते हैं। ठीक है? तो अल्कलाइन फॉस्फेट हो गया और एसिड फॉस्फेटेज हो गया। अल्कलाइन फॉस्फेट है जिसका ऑप्टिमम पीएच कितना होता है 9 से 10 और इसका ऑप्टिमम पीएच कितना होगा 4 to 6। ठीक है? तो ये ऑप्टिमम पीएच पे अपना एंजाइमेटिक एक्टिविटी को शो करते हैं। इनकी जो नॉर्मल वैल्यू कितनी है अल्कलाइन फॉस्फेट की नॉर्मल रेंज 3 to 30 Ka यूनिट पर डेसीलीटर। ठीक है? 3 से लेकर 30 Ka यूनिट पर डेसीलीटर इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी अल्कलाइन फॉस्फेट की। और अगर हम बात करें एसिड फॉस्फेट की कितनी वैल्यू होगी तो इसकी वैल्यू होती है 0.5 से लेकर 4 0.5 से लेकर 4 Ka यूनिट पर डेसीलीटर। ठीक है? तो हमने यहाँ पे इसके नॉर्मल वैल्यू के बारे में भी बता दिया। अब हम बताएंगे कि जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, राइट, और एसिड फॉस्फेटेज है किस किस कंडीशन में इंक्रीज करता है या किस किस डिजीज में इंक्रीज करेगा। तो इसमें है जो एक तो ये बेसिकली हमारा अल्कलाइन फॉस्फेट लीवर डिजीज और बोन डिजीज की कंडीशन में इंक्रीज होता है। ठीक है? तो लीवर डिजीज में कौन कौन सी है, जैसे कि जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, सिरोसिस, और बोन डिजीज में आ जाएगा इसमें पैगेट डिजीज। ठीक है? कार्सिनोमा ऑफ बोन उसके बारे में हो सकता है। ठीक है? और ये बेसिकली किस कंडीशन में इंक्रीज करेगा, ये प्रोस्टेट कैंसर के केस में इंक्रीज करता है और पैगेट डिजीज की कंडीशन में इंक्रीज करता है। तो हम यहां लिख देते हैं प्रोस्टेट कैंसर एंड पैगेट डिजीज की कंडीशन में इंक्रीज करता है। ठीक है? तो फॉस्फेटेज एंजाइम्स के बारे में यहाँ पर हो गया है। टू टाइप्स के एंजाइम्स उसमें होते हैं अल्कलाइन फॉस्फेटेज और एसिड फॉस्फेटेज। ऑप्टिमम पीएच 9 to 10 और इसमें 4 to 6 होता है। नॉर्मल रेंज 3 to 30 और 0.5 से 4 तक रहती है। इसमें किसकी कंडीशन में, ये हमारा बेसिकली
जो होगा लीवर डिजीज और बोन डिजीज की कंडीशन में इंक्रीज करता है। तो जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, सिरोसिस ये क्या लीवर डिजीज है, और पैगन डिजीज हो गया, और कार्सिनोमा इन बोन्स। तो कार्सिनोमा बोन की कंडीशन में भी और बोन की कंडीशन में भी हमारा अल्कलाइन फॉस्फेट इंक्रीज करता है। और एसिड फॉस्फेटेज है जो प्रोस्टेट कैंसर और पैगन डिजीज की कंडीशन में इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉस्फेटेज एंजाइम्स के बारे में। अब हम जो फोर्थ एंजाइम्स है उसको डिस्कस करेंगे, एंजाइम फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। एंजाइम फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। एंजाइम्स फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इसमें हमें जो डिस्कस करना है, 3 एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करना है। तो फर्स्ट है अल्डोलेज, ठीक है, और सेकंड है इसमें आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, और जो थर्ड है उसको बोलते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक, तो हमें जो एंजाइम को कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में अल्डोलेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो अल्डोलेज जो है इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी, नॉर्मल वैल्यू, ठीक है, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है 226 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। ठीक है, और आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज की वैल्यू कितनी होगी 124 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। ठीक है, और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की वैल्यू कितनी होगी 50 to 200 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 टाइप्स के एंजाइम्स हैं, अल्डोलेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। हमने इनकी नॉर्मल वैल्यू को डिस्कस कर लिया है। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस किस कंडीशन में ये इंक्रीज करता है। राइट, तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज है ये हमेशा लीवर डिजीज की कंडीशन में इंक्रीज करेगा, लीवर डिजीज की कंडीशन में इंक्रीज करता है। ठीक है, अल्डोलेज भी हमेशा लीवर डिजीज की कंडीशन में इंक्रीज करेगा, लीवर डिजीज की कंडीशन में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है ये भी लीवर डिजीज की कंडीशन में इंक्रीज करता है। ठीक, कंडीशन में इंक्रीज करता है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी डिजीज होती है जिस कंडीशन में एंजाइम्स ये इंक्रीज करते हैं जब हम इसका डायग्नोसिस करते हैं इन ब्लड में और प्लाज्मा में, जिसमें है आपके एक तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के केस में इंक्रीज होगा, और इसके अलावा ल्यूकेमिया के केस में भी इंक्रीज होगा, और माइस्थेनिस ग्रेविस, जो माइस्थेनिक ग्रेविस होती है डिजीज, उस कंडीशन में भी इंक्रीज होगा, माइस्थेनिस ग्रेविस के कंडीशन में भी इंक्रीज होता है। तो लीवर डिजीज हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, ल्यूकेमिया हो गया, और माइस्थेनिक ग्रेविस की कंडीशन में भी इंक्रीज करता है। इसी तरीके से जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है ये भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर
डिस्ट्रॉफी की कंडीशन में भी इंक्रीज होगा, ल्यूकेमिया की कंडीशन में भी इंक्रीज होगा, और एक होता है एक डिजीज है परनीशियस एनीमिया। तो परनीशियस एनीमिया की कंडीशन में भी लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज क्या होगा, इंक्रीज होगा, परनीशियस एनीमिया। ठीक है, तो परनीशियस एनीमिया क्या होता है कि इसमें बेसिकली जो विटामिन B12 है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या होगा कि आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे एंजाइम्स और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कस किया है, अल्डोलेज, आइसोसेप्टेट और लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज के बारे में। इसकी नॉर्मल वैल्यू के बारे में भी बता रखा है और किस किस कंडीशन में इनकी वैल्यू इंक्रीज होगी। अब हम बात करेंगे मिसलेनियस एंजाइम्स के बारे में। मिसलेनियस एंजाइम्स तो इसमें फोर्थ है, फिफ्थ है मिसलेनियस एंजाइम्स। मिसलेनियस एंजाइम्स तो इसमें फर्स्ट है CK मतलब क्रेटिनिन काइनेज, या हम इसको बोल सकते हैं क्रेटिनिन फास्फोकाइनेज। ठीक है, और सेकंड है कोलिनेस्टेरेज CHE, इसको बोलते हैं कोलिनेस्टेरेज एंजाइम्स। ठीक, और थर्ड है इसमें 5 न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट 5NP। ठीक है, और फोर्थ है गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टिडेज। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं GGT, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टिडेज। और लास्ट में रहेगा E, तो उसको हम बोलते हैं सेलुलोप्लाज्मिन। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस में 5 टाइप्स के एंजाइम्स के बारे में। पहला है क्रेटिनिन काइनेज, कोलिनेस्टेरेज, 5 न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेटेज, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टिडेज और सेलुलोप्लाज्मिन। ठीक है, तो अब हमें इसके बारे में इसकी रेफरेंस वैल्यू कितनी होनी चाहिए और किस किस कंडीशन में ये इंक्रीज करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी रेफरेंस वैल्यू या नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, तो जो इसकी नॉर्मल वैल्यू होगी 10 to 50 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। ठीक है, और कोलिनेस्टेरेज एंजाइम्स की जो नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 2 to 10 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। ठीक है, और 5NP इसकी जो वैल्यू कितनी होगी 2 to 15 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। ठीक है, और जो GGT की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 5 to 40 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। ठीक है, इसके अलावा सेलुलोप्लाज्मिन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जो सेलुलोप्लाज्मिन है इसकी वैल्यू होगी हमारी कितनी 20 to 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, तो ये इनकी नॉर्मल वैल्यू होगी। अब हम डिस्कस करेंगे जो क्रेटिनिन काइनेज है, कोलिनेस्टेरेज है, या 5NP है, या गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टिडेज है,
या साइटोप्लाज्म किस कंडीशन में इंक्रीज करता है। तो क्रिएटिनिन काइनेज है जो इंक्रीज करेगा, एक तो ये इंक्रीज करता है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के केस में, ठीक है। इसके अलावा जो इंक्रीज करेगा ये हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में, ठीक है। और इंक्रीज करेगा ये इसमें अल्कोहलिज्म के केस में, अल्कोहलिज्म के केस में अगर किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है, हाइपोथायरॉयडिज्म है या अल्कोहलिज्म का है तो उस केस में क्रिएटिनिन काइनेज इंक्रीज करेगा। अब हम बात करते हैं कोलेस्ट्रेट एंजाइम्स की, किस कंडीशन में इंक्रीज करेगा। इसको एक तो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के केस में इंक्रीज होगा, राइट, और दूसरा ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन में भी इंक्रीज करता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम कंडीशन में इंक्रीज करता है, ठीक है। अब हम हैं 5NP, और 5NP किसकी कंडीशन में इंक्रीज करेगा, ये बेसिकली एक तो इंक्रीज करता है जॉन्डिस के केस में और हेपेटाइटिस के केस में। तो जॉन्डिस एंड हेपेटाइटिस के केस में इंक्रीज होगा, ठीक है। और गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टिडेज जो इंक्रीज करेगा, ये करेगा किस किस कंडीशन में, एक तो अल्कोहलिज्म के केस में इंक्रीज करेगा, अल्कोहलिज्म के केस में इंक्रीज करेगा, दूसरा जॉन्डिस और हेपेटाइटिस कंडीशन में इंक्रीज करेगा, जॉन्डिस एंड हेपेटाइटिस के कंडीशन में इंक्रीज करता है, ठीक है। अब बचा हमारा लास्ट सेलुलोप्लाज्म, ये किस किस कंडीशन में इंक्रीज करता है। तो सेलुलोप्लाज्म की जो बात करें हम, ये बेसिकली एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में इंक्रीज करेगा, ठीक है। फर्स्ट वन इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में यूज करेगा, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी इंक्रीज होता है, ठीक है। और सिरोसिस ऑफ लीवर के केस में भी इंक्रीज होगा। सिरोसिस ऑफ लीवर क्या है, लीवर डिजीज है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सिरोसिस ऑफ लीवर की कंडीशन में भी इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे हमने मिसलेनियस एंजाइम्स में हमने 5 एंजाइम्स के बारे में पढ़ा। ये यहाँ पर एक तो सी के क्रिएटिनिन काइनेज या इसको क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज भी बोलते हैं, कोलेस्ट्रेट और 5NP आपकी गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टिडेज और लास्ट में सेलुलोप्लाज्म के बारे में डिस्कस किया। अब ये तो हमने ये हो गए कि किस किस डिजीज में इन एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि किस किस डिजीज के अंदर इन कुछ एंजाइम्स की एक्टिविटी कम होगी, राइट, जब उसका डायग्नोसिस करेंगे, ठीक है। तो हमें अब बताना है डिक्रीज एंजाइमेटिक एक्टिविटी एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, डिक्रीज एंजाइमेटिक एक्टिविटी एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, ठीक है। तो यहां पर हम डिक्रीज लिख देते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी, डिक्रीज एंजाइमेटिक एक्टिविटी इन डिजीज, किसी भी डिजीज की कंडीशन में कैसे करेगी। बेसिकली क्या होगा कि डिजीज की कंडीशन में एंजाइम्स की एक्टिविटी तभी डिक्रीज होगी जब इसका सिंथेसिस कम हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और उससे रिलेटेड डिजीज भी है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है इसमें अमाइलेज, राइट। तो फर्स्ट एंजाइम्स क्या है इसमें, अमाइलेज, ठीक है। तो अमाइलेज की जो हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, इसकी जो बेसिक नॉर्मल वैल्यू क्या होगी 80 to 180 सोमोडाइलेशन
यूनिट पर डेसीलीटर होती है, ठीक है। और किस कंडीशन में इंक्रीज होगा ये बेसिकली कब इंक्रीज होता है, जब हमारा लीवर डिजीज की कंडीशन में इंक्रीज होगी। लीवर डिजीज की कंडीशन में इंक्रीज होती है। अब हम जो दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे वो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, सेरुलोप्लाज्मी। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू हमने बताई थी कितनी होती है, 20 से 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, ठीक है। 20 से 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। और एक किस कंडीशन में, सॉरी ये डिक्रीज कर बता रहे ना, तो हमें यहाँ पे डिक्रीज करना होगा, यानी लीवर डिजीज की कंडीशन में डिक्रीज होगी। तो इसकी जो वैल्यू है ये नॉर्मल है, और इसे डिक्रीज कब होगा, जब हम विल्सन डिजीज की कंडीशन में डिक्रीज करते हैं इसको। विल्सन डिजीज की कंडीशन में क्या होगी, इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। विल्सन डिजीज क्या है कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, उसमें ह्यूमन की बॉडी में कॉपर की कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कॉपर की कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होगा कि उसमें कुछ ब्रेन की सिम्टम्स या लिवर के सिम्टम्स ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। और उसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम सेरुलोप्लाज्मी बोलते हैं। और तीसरे टाइप का एंजाइम है इसमें, उसको बोलते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होगी 120 से 160 इंटरनेशनल यूनिट 10 की पावर 12 REC तक होती है, ठीक है, ठीक। इसकी ये नॉर्मल वैल्यू होती है। और ये किस कंडीशन में इसकी इस एंजाइम डिक्रीज होगी, ये कॉन्जेनिटल डिजीज, कॉन्जेनिटल हीमोलाइटिक एनीमिया। कॉन्जेनिटल हीमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। तो स्टूडेंट ये हमारा पूरा जो टॉपिक है डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट हमने एंजाइम्स के सभी टॉपिक को अच्छी तरीके से डिस्कस किया है अकॉर्डिंग टू फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया सिलेबस के अकॉर्डिंग, राइट। स्टूडेंट अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, राइट। स्टूडेंट और फ्रेंड प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लेटेस्ट अपडेट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करिए। थैंक यू।